बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। 2015 का, ठीक है। अब 15 के बहुत से पेपर आए होंगे, लेकिन कुछ डाउ के हैं, कुछ SMBBMC के, कुछ KMDC के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 3 वर्ड्स इक्वेशन आर शो। आपको ये 3 इक्वेशंस दिखाए गए हैं, ठीक है। व्हाट आर द इक्वेशन फॉर एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन यीस्ट। ये 3 इक्वेशंस आपको दिखाए गए हैं। हमें बताना है कि भाई ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन यीस्ट, जो यीस्ट में जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, इनमें से कौन सा इक्वेशन एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन यीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो जो इनमें से है वो आर है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको ग्लूकोज बना के दे रहा है, तो इट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये रिस्पायरेशन है ही नहीं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये हो रही है रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन हो रही है, लेकिन ये कौन सी हो रही है, ये हो रही है एरोबिक, ठीक है। और ये भी प्रॉपर इक्वेशन इन्होंने नहीं लिखी, क्योंकि ATP तो भी बनता है ना, हमें एनर्जी भी तो मिलती है, ठीक है। ये वाली भी रिस्पायरेशन है ये, लेकिन ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। अभी मैं थोड़ा क्लियर भी करवा देती हूँ, आप खुद देखो। एरोबिक रिस्पायरेशन में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो रिस्पायरेशन जो है वो 2 किस्म की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं रिस्पायरेशन के, 2 किस्म की, एरोबिक एंड एनएरोबिक। अब जो एरोबिक और एनएरोबिक को मैंने बताया है, एरोबिक में जो है पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। एरोबिक कैसे होती है, एनएरोबिक में ऐसा होता है पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, और MCQs ये भी आता है कि दोनों रिस्पायरेशन में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस है। और फिर एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होती है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देता है। ये किसको डिफ्रेंशिएट कर देता है, ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है, ये हमें बताता है कि अब ये यीस्ट की एरोबिक एनएरोबिक फर्मेंटेशन हो रही है या लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो समझ आया एनएरोबिक कैसे होती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, जब हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो अगर लास्ट में लैक्टिक एसिड बना, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो उस वाले को हम कहेंगे भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई है। अगर लास्ट में अल्कोहल बना, तो मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है। अब फर्मेंटेशन में आप पसीए मत, फर्मेंटेशन भी एक तरह की रिस्पायरेशन को ही बोला जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन असल में है क्या, आपने एक मॉलिक्यूल लिया, उसको तोड़ा केमिकली, मेटाबॉलिकली उसे हमने तोड़ा, उसकी मेटाबॉलिज्म की, उसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी इक्वेशंस लिखी भी हैं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पायरुवेट है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस हो गई, अब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करनी है, तो आप यहाँ पे देख रहे, अगर आपका लैक्टिक एसिड बना, तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या कहूँगी, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो गई है। ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन हुई आखिर में क्या बना, आखिर में लैक्टिक एसिड बना, तो इसे मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। लास्ट में आप देखो, अगर अल्कोहल बना, ठीक है, और ये क्या, इथाइल अल्कोहल है, तो अगर लास्ट में अल्कोहल बना, तो मैं क्या कहूँगी, भाई ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा है, बस आपको क्या बताना है, आपको एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन यीस्ट बतानी है। तो आपको पता है यीस्ट में कौन सी होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, यानी अल्कोहलिक एनएरोबिक। क्वेश्चन नंबर 72, अ पोलन ट्यूब सर्व एज अ पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन है, इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी, वेरी इजी। अच्छा, हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ लीस्ट प्रोडक्टिविटी, हमें एरिया ऑफ लीस्ट प्रोडक्टिविटी जोन बताना है, और जोन्स को मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो लीस्ट प्रोडक्टिविटी जोन जो है वो एफोटिक जोन है। लीस्ट प्रोडक्टिविटी जोन मतलब यहाँ पे आपको इतनी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई यानी फिशेस की इतनी स्पीशीज़ नहीं मिलेंगी आपको, इतना जानदार नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के शुरू के 3 स्टेप्स, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप, द फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, ऊपर की सारी कहानी है। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो हर किसी ने पढ़ा होता है और इम्पॉर्टेंट है, MD कैट के लिए बायो एनर्जेटिक का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बता रहे कि जो ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप्स थे, उसमें क्या हो रहा था, फॉस्फेट की एडिशन हो रही है, फॉस्फेट की एडिशन हो रही है। तो भाई ये फॉस्फेट आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, सवाल ये है। द फॉस्फेट ग्रुप क्रोमोसोम आ कहाँ से रहा है, तो ये ATP से आता है, ठीक है। ATP के पास होते हैं ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
जब एटीपी को हम तोड़ते हैं तो एटीपी टूट जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। किस में टूटता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस फॉस्फेट का इस्तेमाल करके हम क्या बना ले, हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सेल को अगर कोई फंक्शन करना है तो वो इस वाले फॉस्फेट को लेकर काम स्टार्ट कर देता है। और ये वाला जो एडीपी है ये अगेन एटीपी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भाई एटीपी आपका टूटा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस और फॉस्फेट का हम इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? किसी भी कंपाउंड में शामिल कर देंगे या कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस, और इस एडीपी दोबारा चेंज हो जाता है एटीपी में। ठीक है, द डायग्राम शो फूड वेब सीरीज दिखाई गई है आपको। विच ऑर्गेनिज्म और ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिक लेवल। हमें बस इस डायग्राम को देखकर ये बताना है कि किसने सेम ट्रॉपिक लेवल कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 और 1 ने। अब आप कहोगे 4 और 5 का भी तो सेम लेवल है। आप जरा ध्यान लगाओ, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर 1 को भी दे रहा है, 2 को भी दे रहा है। यहाँ पे ऊपर जो ये सेम लेवल पर नहीं है, ये तो एक साइकिल दिखाया है ना कि भाई 4 को जो है 5 का आ रहा है, 5 को 5, 1 को 5, 1 को भी 5 का आ रहा है। ठीक है, और 1 3 वाले को भी का रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है लेवल दिखाई गई है। ठीक है, तो विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिक लेवल 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 76, इट इज द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, इट इज सिक्रीटेड। अच्छा, पहली बात क्या बताई? नॉन लिविंग है। ठीक है, सिक्रीटेड है, मेंटेन बाय द लिविंग पोर्शंस ऑफ द सेल। क्या कर फंक्शन क्या है? लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल जो है उसे मेंटेन करता है। और फाउंड ओनली इन प्लांट्स, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, so that is cell wall। Question number 77, how does the second meiotic division differ from mitosis in the second meiotic division। अच्छा, हमें बताना है कि भाई जो second meiotic division है ना वो कैसे डिफरेंट है माइटोसिस से। ठीक है, आपको पता है ना माइटोसिस जो है, माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन 2 किस्म की है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जो मियोसिस है ना वो भी 2 किस्म, 2 पार्ट से, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 है वो थोड़ा रिजेंबलेंस करता है माइटोसिस के साथ, और जो मियोसिस 2 है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। अच्छा, क्यों डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है कि द सेपरेशन, द क्रोमेटिड्स ऑफ अपेयर डिफरेंट जेनेटिकली। जो सेपरेशन होती है ना क्रोमेटिड्स की, वो थोड़ी डिफरेंट पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब इसमें से ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड। ठीक है, अब इनकी होती है सेपरेशन, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए पूरा जो प्रोसेस है वो समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, 5 स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल ऑफ T4 फेज। मैं दोबारा से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर माइटोसिस है ना तो माइटोसिस में ऐसे आपके ये क्रोमोसोम, आपका ये क्रोमोसोम, जब फिर सेल्स की डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम इधर चला जाता है, ये क्रोमोसोम उधर चला जाता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि यही आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, यही आपका एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये एक क्रोमेटिड हो जाता है इस तरह और ये दूसरा क्रोमेटिड बन जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 78, 5 स्टेप्स ऑफ द लाइटिक साइकिल ऑफ T4 फेज आर गिवन बिलो। हमें 5 स्टेप्स बताए गए हैं T4 फेज के। ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले हम खुद सीक्वेंस बनाते हैं। अच्छा, पहला है द T4 यूजेज इट्स टेल टू स्टिक टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये तो सही है, पहला काम वो यही करता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा है कि द सेल मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं, द फेज देन डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं, द एम्प्टी कैप्सिड भाई नहीं, द शीथ ऑफ टेल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, 5वां है, पहले तो वो स्टिक कर जाता है बैक्टीरिया के साथ, उसके बाद वो क्या करता है कि द शीथ ऑफ द टेल कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो टेल है उस वायरस का वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और अपने अंदर उसका जितना भी मवाद होता है वो सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, उसके बाद द एम्प्टी कैप्सिड, उसके बाद उसका जो कैप्सिड है वो एम्प्टी रह जाता है बाहर। ठीक है, तो चौथा हो गया। उसके बाद होता है फेज देन नहीं, द सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। उसके बाद जो सेल ने अपनी वो मेटाबॉलिक मशीनरी अंदर की थी ना वो काम करना स्टार्ट कर देती है। और द फेज देन डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द बैक्टीरिया सेल वॉल। ठीक है, तो ये रहा।
डी ऑप्शन है। अच्छा, यानी पहले क्या होता है, पहले वो स्टिक करता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो अपना जितने भी उसके अंदर जितना भी मवाद है वो नीचे बैक्टीरिया में चला जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि वो जो उसका बाहर का जो कैप्सिड है वो खाली रह जाता है। उसके बाद जो वो मवाद अंदर गया है, फॉर एग्जांपल जो भी डीएनए, एंजाइम्स और प्रोटीन थे, वो अपना काम स्टार्ट कर देते, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और वायरसेस बनाते हैं। और पांचवा स्टेप क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया सेल वॉल था उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, लिस्टेड बिलो आर सम अमाइनो एसिड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डेंट एमआरएनए ट्रिपलेट्स। अच्छा, which DNA sequence would be needed to produce the polypeptide sequence alanine, arginine, lysine and phenylalanine? ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। वो 1 2 3 4 5 6 का सीक्वेंस था। अभी क्या किया, ये अमाइनो एसिड दिए। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो ये आपको अमाइनो एसिड दिए, उसके mRNA के कोड्स दिए और क्या बोला है कि भाई अब DNA का सीक्वेंस बना के दो, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन ये था, इन्होंने हमें अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है। ये रहा वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया है और इन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए इन्होंने mRNA कोड्स भी दिए। वो ये रहे mRNA कोड्स, ठीक है। इन्होंने सीक्वेंस भी दिया, इन्होंने mRNA कोड्स भी दिए। अब हमें क्या करना है, इसके DNA के कोड्स बनाने, ठीक है। तो G के लिए C के लिए G, A के लिए क्या होगा DNA में, थायमाइन, ठीक है। इसी तरह C के लिए G के लिए C, A के लिए क्या होगा, थायमाइन, ए के लिए थायमाइन, ए के लिए थायमाइन, जी के लिए क्या होगा, सी। फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, यूरेसिल है, यूरेसिल यानी mRNA है ना, ये mRNA का कोड है। तो नीचे क्या आएगा इसके लिए, ए आर्जिनाइन, ठीक है। तो ये आपका ये रहा आपका कोड बन गया DNA का, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80, अ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल विजन। एक कलर ब्लाइंड मैन क्या है, कलर ब्लाइंड है, उससे शादी की एक ऐसी वुमन के साथ जो नॉर्मल विजन है, हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, लेकिन उसका फादर जो था वो कलर ब्लाइंड था। इफ दे हैव अ डॉटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी कलर ब्लाइंड। देखो, जो मैन है ना वो तो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है ना वो कैरियर है। कैसे पता चला मुझे, भाई हुज फादर इज अ कलर ब्लाइंड, उसका जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था, तो उसके पास एक तो आया ही आया होगा। अब हमें बताना है कि व्हाट इज इफ दे हैव अ डॉटर, अगर इनकी बेटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी कलर ब्लाइंड। भाई 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड ही होगी, क्योंकि जो एक एक्स बेटी में 2 एक्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक्स तो आता है मदर से, ठीक है, और एक एक्स क्या आएगा, फादर से। जो फादर से आएगा वो तो फिक्स है, उसमें तो हेमोफीलिया होगा ही होगा। लेकिन इस वाले में थोड़ा वो है, क्योंकि 50% एक एक्स में हेमोफीलिया है, एक एक्स में नहीं है। तो 50 यानी 50%, यानी वो कैरियर होगी 50% और 50% वो यानी हेमोफिलिक होगी। क्वेश्चन नंबर 81, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। उस बैक्टीरिया का नाम भी मैंने लिखा है, ठीक है। Which of the following define an ecological niche? अब ecological niche क्या है, the way of in which an environment is exploited by an organism। अच्छा, एक ऐसा तरीका जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उस इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठा सके। फॉर एग्जांपल, एक इन्वायरमेंट, एक जंगल का इन्वायरमेंट है, एक सिटी का इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब सिटी के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनिज्म जो है फ़ायदे में ला रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जंगल में भी इंसान रह सकता है, लेकिन इतनी आसानी के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो जो हम बता रहे हैं ना कि वे इकोलॉजिकल जो निच है, वो दरअसल हम उस वे की बात करें, उस तरीके की बात करें कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर किस तरह रहने की कोशिश करता है, उसको हम इकोलॉजिकल निच बोल रहे हैं। यानी आप ऐसे समझ लो कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बोथ आर्टरीज एंड कैपिलरीज endothelial cells? Which of the following is not secreted by thyroid gland? तो ग्लूकागोन नहीं सिक्रीट करता, और ग्लूकागोन तो कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है। The water content of mammalian blood is regulated by antidiuretic hormone. In which part of the nephron does regulation occur? Antidiuretic hormone मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये कौन से यानी किडनी के कौन से पार्ट को ये रेगुलेट करता है, तो दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, इन मॉस्किटो द प्लास्मोडियम इज फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा में होता है ना। द डायग्राम शो मोटर नर्व सेल, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन अ ट्रांसमिटर सब्सटेंस। ठीक है, अब हमें बताना है, पहले तो ये न्यूरॉन है, क्या है ये, न्यूरॉन है।
अच्छा, इसे मोटर नर्व सेल भी बोला है, तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। देखो टिश्यूज 4 किस्म के, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये तो सबने पढ़ा होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि सेल जो टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स एक साथ होते तो एक टिश्यू बनता है, ये तो पता है। तो अब मुझे अब खुद बताओ, जो एपिथेलियल सेल्स है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसके सेल्स के क्या नाम होंगे? अब जब आप एमबीबीएस में आगे आएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना वो कौन से सेल से बना है, स्क्वेमस, क्यूबेडियल, कोलमनर, इन सारे सेल से बना है। इसी तरह होगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो बना है वो मसल फाइबर से बना है, और इसे हम अगर मसल सेल भी कहें तो कोई मसला नहीं है। मस्कुलर टिश्यू के सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं। अच्छा, तीसरा कौन सा सेल होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है, एक नर्वस टिश्यू होता है। अच्छा, नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू का सेल है ना उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और उसी को अगर हम मोटर नर्व सेल भी बोले तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉपर न्यूरॉन है, ये है सोमा, ठीक है, ये सोमा इसे बोलो, आप सेल बॉडी बोलो, या पेरी कैरियोन या कारियोन, आई डोंट नो, मैं भी सही याद, लेकिन पेरिकारियोन भी बोलते हैं। अच्छा, इसे पेरिकारियोन क्यों बोलते हैं? आप खुद देखो, पेरी मतलब अराउंड, कारियोन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जगह, तो इसलिए पेरिकारियोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी, इस पूरे वाली, ये जिस पर मैंने थंब रखा है ना, इस पूरी जगह को, ठीक है, इस पूरी जगह को सोमा, सेल बॉडी, पेरिकारियोन भी बोलते हैं। अच्छा, ये आ गया हेक्सोन हिल्लॉक, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका जो लंबी लाइन है, ये है हेक्सोन। अच्छा, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, ठीक है, और ये जो निकले हुए हैं ना, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन न्यू ट्रांसमीटर सब्सटेंस। अच्छा, ट्रांसमीटर कहाँ पे ये कंटेन करता है? ट्रांसमीटर मतलब आपका गाबा हो गया, आपका एसिटाइलकोलिन हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, कहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो वो यहाँ पर नहीं होते, आप ज़रा आपको मैंने एक्शन पोटेंशियल पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि भाई एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? साइनेप्सिस होती है। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है ना, उससे चीज़ें एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है और दूसरे न्यूरॉन मेम्ब्रेन में जाती है। तो ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन का ये मेम्ब्रेन आप समझ लो, इस जगह में एसिटाइलकोलिन पड़ा होता है और यहाँ से निकलता है और जो दूसरा न्यूरॉन है वो उसे रिसीव कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अभी आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, इट्स रियली इजी। क्वेश्चन नंबर 89, अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। अच्छा, मैं आपको ये मैंने पूरा एक वो बनाया हुआ है, इट्स वेरी इजी, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वो ये है, ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल्स, या ब्लड सेल्स आप इसे कहो तो भी चलेगा, ठीक है, ब्लड सेल्स कहो या ब्लड कार्पोसेल्स, तो एक ही बात है। 45% ये होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है। अच्छा, ब्लड कार्पोसेल्स क्या है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को लुकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब लुकोसाइट्स जो है वो 3 किस्म के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी बोलते हैं, ये रे एग्रेन्युलोसाइट्स, ये रे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में आपका 90% वाटर है और डिजोल्व सब्सटेंस। ये जो डिजोल्व सब्सटेंस है, मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी तो होते हैं ना, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है, और फिब्रिनोजिन होता है, तो वो सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है वो ये है, क्लियर। अच्छा, 3 वर्ड्स आर शो बिलो, 3 वर्ड्स आपको दिखाए गए हैं, आपने क्या करना है, ये आपको एक दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्पेसेस, ये जो स्पेसेस आपको दिए हैं, ठीक है, PQR, ये स्पेसेस आपको दिए, ये क्वेश्चन रिपीट है। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में इन 3 वर्ड्स को फिल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ DNA शो दैट 32% ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस आर सिस्टीन। अच्छा, हमने एक बायोकेमिकल एनालिसिस की, एक DNA का सैंपल लिया, ये रहा DNA का सैंपल लिया,
उसको एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमें क्या पता चला कि 32% आपके 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ठीक है। तो आपके इस सैंपल ऑफ डीएनए में 32% आपका साइटोसाइन है, ठीक है। यानी एक डीएनए का सैंपल लिया, उसको एनालाइज किया, हमें पता चला उसमें 32% आपका साइटोसिन है। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ एडेनाइन एंड यूरेसिल इन द आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम दिस डीएनए। अच्छा, कोई इतना बड़ी कहानी नहीं बताई गई, ठीक है। आपको जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हमने एक डीएनए का सैंपल लिया, ठीक है। उस डीएनए के सैंपल में क्या है, 32% साइटोसाइन है, ठीक है। अब ये डीएनए चेंज होगा एमआरएनए में, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस एमआरएनए में कितना होगा यूरेसिल एंड एडेनाइन, कितना होगा इस एमआरएनए में यूरेसिल और एडेनाइन की अमाउंट, परसेंटेज बतानी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? तो अभी आप खुद देखो, ज़रा आप थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि जब डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा था एमआरएनए से, तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वो ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर था एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पर ही आई होगी, ठीक है। जो यहाँ पर थी यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें आई होंगी। तो आप खुद पता लगाओ, अगर 32% साइटोसाइन था तो 32% गोवानाइन भी होगा, ठीक है। सही हो गया ना? मैं डीएनए और एमआरएनए में कंफ्यूज नहीं होना, छोड़ो एमआरएनए को, डीएनए को ही पकड़ो। अगर डीएनए में 32% साइटोसाइन है तो 32% गोवानाइन ही होगा। क्लियर? अब 32 कितना होगा? 64। तो अब बताओ बचा कितना? 36 बचा, ठीक है। यानी 100% में 100% अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो 32% इसमें साइटोसाइन, 32% डीएनए की बात हो रही है, गोवानाइन, ठीक है। और बचा कितना? 36% बचा, ठीक है। 100 में से 36% बचा। तो इसी 36% में जो दो बचे, एडेनाइन एंड थाइमाइन, एडेनाइन एंड वो एडेनाइन और थाइमाइन 36% ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 36%। आपको आरएनए में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो आपसे बोल रहे हैं ना सवाल में कि अब हमें बताओ कि जो डीएनए ट्रांसक्राइब हुआ है एमआरएनए में, तो जो एमआरएनए में यूरेसिल और एडेनाइन कितना होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि डीएनए में जितने नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए में थे उतने ही एमआरएनए में ही आएंगे, ठीक है। उससे कम ज़्यादा नहीं आएंगे, कम और ज़्यादा नहीं होते। जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, जितने डीएनए में होता है उतना ही एमआरएनए में आता है। तो इन्होंने हमें डीएनए की क्वांटिटी बता दी, तो हम भी डीएनए से ही बाकी नाइट्रोजीनियस बेसिस निकालेंगे, ठीक है। 92 मिनरल सॉल्ट्स इंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू द, अच्छा जो मिनरल सॉल्ट है वो प्लांट में किस तरह इंटर होता है? थ्रू रूट हेयर्स। यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। Question number 94. Testes are structure that produce sperm. Mendel concluded that each organism has 2 hereditary factors for each trait, now called alleles. ये तो बहुत easy है ना। पहले जब लोगों को कुछ भी पता नहीं था इनहेरिटेंस के बारे में, फिर मेंडल उठा, मेंडल ने जीन्स का कहा, फिर मेंडल ने कहा कि नहीं, जीन्स के भी एलील होते हैं, ठीक है। असल में एलील्स ही आपके, एलील्स और जीन्स एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका क्रोमोसोम है, ये आपका है क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। अगर मैं इस क्रोमोसोम को खोलूँ तो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। तो जीन और एलील का भी चक्कर यही है, जीन है, ठीक है, इसी की तरह वाले, यानी इसी के हमशक्ल चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एलील, ठीक है। द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की ये डिफिनेशन याद कर लो, आगे एमबीबीएस में बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेज डजंट अकर इन मियोटिक प्रोफेस 1? इनमें से कौन सा नहीं होता? तो साइनेप्सिस नहीं होता ना। साइनेप्सिस तो व्हाट इज साइनेप्सिस? इज इट अ कनेक्शन बिटवीन two neurons? साइनेप्सिस एंड जॉइंट, साइनेप्सिस एंड जॉइंट्स, ये दो चीज़ें आपको मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। जॉइंट कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स, साइनेप्सिस कनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। फाइटो हार्मोन्स कंट्रोलिंग द प्लांट्स आर, हमें फाइटो हार्मोन्स बनाने, ऑल ऑफ द अबव। अब आप
अब आप देखो, आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा ना, फाइटो हॉर्मोन्स का के रिलेटेड सवाल आया है, तो आपने घर जाकर अभी आपने क्या करना है घर में, इसी का टॉपिक उठाना है और पढ़ना है। ये सारे हार्मोन्स पढ़ने कि इनसे क्या क्या होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी रिजल्ट इन द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, दिस डिजीज इज कॉल्ड रिकेट्स। बच्चों में होता है तो रिकेट्स, और अगर यही डेफिशिएंसी बड़ों में होगी तो ऑस्टियोमलाइकिया। कंडीशन एक ही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लेकिन बच्चों में होगी तो रिकेट्स, और अगर बड़ों में होगी तो ऑस्टियोमलाइकिया। क्वेश्चन नंबर 100, हिंज जॉइंट्स अकर इन एल्बो। तो इसके साथ आपका 2015 का पेपर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो भी बना सकूं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।